नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक बात में। मैं हूं तनवीर फातिमा और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे नेता जो अपनी तेज़ तर्रार छवि और लोगों के साथ ज़मीनी लेवल पे काम करने के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री अभिजात जी। अभिजात जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले, जिस तरह से हमने आपको युवा शक्ति के रूप में देखा है भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए, चुनाव आने वाले हैं 2022 के, तो जो युवा हैं उनकी किस तरह की भूमिका आप देखते हैं आने वाले चुनाव में? देखिए, देश में भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और भारतवर्ष युवाओं का देश है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक युवा भारत में हैं और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय रूप से सदस्य हैं। और इस समय जो हमारे आने वाले चुनाव हैं उनको ले करके युवाओं में एक उत्साह भी है और अपनी क्षमताओं के दम पर वो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। तो किस तरह की आपको जिम्मेदारी लगता है कि युवाओं को आने वाले चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी, जिम्मेदारी उनकी क्या होगी? और जिस तरह से आगे जनसंपर्क अभियान शुरू होने वाला है सितंबर में, तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या भूमिका निभाएंगे युवा? देखिए, बहुत बड़ी संख्या में मेरा मानना है कि युवाओं को अवसर भी मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए भी। और बहुत सारे नौजवान अपने उन मित्रों को और पार्टी के कैंडिडेटों को चुनाव लड़ाने के लिए सारे युवा एकजुट होकर के लगेंगे। और जैसे चुनाव का जो जनसंपर्क अभियान होता है उसमें लगेंगे। और अभी सदस्यता का कार्यक्रम चल रहा है, नए तमाम लोगों को सदस्य बनाने का भी चल रहा है, जिसमें युवा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले हैं। तो देश जो अपनी सरकार की, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं, जिनसे बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं, इन सभी लोगों को जो है जन जन तक का ये जो विषय है पहुंचाने का काम भी करेंगे। और उन लोगों को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने का काम भी युवा करेंगे। अभिजात जी, एक बहुत अहम मुद्दा बार बार ये आ रहा है उभर के, और ख़ास करके जब चुनाव करीब आ रहे हैं उसमें और ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि विपक्षियों का कहना है ब्राह्मणवाद को लेकर। ब्राह्मण वोटर्स हैं, विपक्ष कहता है कि ब्राह्मण वोटर्स को पूरी तरह से रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, उपेक्षा हो रही है जो सरकार है प्रेजेंट टाइम में। और दूसरी तरफ एक ये चीज़ देखने में आ रही कि वो लोग लुभाने के लिए अपने अलग अलग तरह तरह के बयान दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो उपेक्षा करने की बात विपक्ष का दावा है, जो कहना है, वो कितनी सही है? देखिए, ये विषय तो जो है उन लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि जिस प्रकार से तमाम हत्याएं हुआ करती थीं, ये सपा और बसपा के काल में तो उतना नहीं था, लेकिन सपा के कार्यकाल में ब्राह्मणों पर भयानक रूप से तमाम हत्याएं होना, उनको फर्जी मुकदमों में फंसाना, ये काम उस समय ज़रूर चला है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में पूरे प्रदेश का जो ब्राह्मण समाज है वो एकजुट होकर के उसी के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में ही मतदान करने वाला है। ये ज़रूर है, कुछ पॉलिटिकल जो लोग हैं वो इस प्रकार का प्रोपोगंडा मचाने का काम कर रहे हैं, अन्यथा ऐसा कोई भी विषय है नहीं। ये सब राजनीतिक लोग जो हैं, जो राजनीतिक ब्राह्मण जिन्हें कहा जा सकता है, ये उनका फैलाया हुआ एकदम तैयार करके जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये उन लोगों के द्वारा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो। जी, तो एक और मुद्दा ये आता है बार बार सामने कि अखिलेश जी का ये बयान आता है कि भगवान परशुराम की मूर्ति वो लगवाने की बात कह रहे हैं 108 फीट की। तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे क्या मंशा है उनकी? नहीं, इसको तो वो खाली वही जो ये राजनीतिक कार्ड की तरह ब्राह्मणों को एक कार्ड के रूप में वो यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और दूसरी बात यह है कि भगवान परशुराम जी को लेकर के जिस प्रकार से ये मूर्ति लगाने की होड़ लगी हुई है, परशुराम जी द्वारा जो जीवन जिया गया है उससे अगर ये लोग थोड़ा सा भी अंश ले लेंगे तो इनका जीवन धन्य हो जाएगा। तो उनके जीवन को जो है, जैसे किसी भी महापुरुष की खाली मूर्ति लगा देने से सब कुछ नहीं हो जाता है, उनके जीवन को अपने जीवन में उतारने का, उनके जीवन का थोड़ा सा भी अंश यदि हम अपने जीवन में उतार लें, उनके अच्छे कामों को अपने जीवन में उतार लें, तो वो कहीं ना कहीं जो है ना एक समाज में एक अच्छा संदेश देता है, ना कि खाली उनकी मूर्ति लगाने की जो होड़ लगी हुई है कि उनकी वोट मूर्ति लगाओ और वोट पाओ।
और ब्राह्मण समाज जो है वो बहुत पढ़ा लिखा और बड़ा समझदार होता है। वो इस प्रकार के छलावे में या बहकावे में आता नहीं है, वो अपनी बुद्धि से काम लेता है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो ब्राह्मण समाज है वो कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग थलग नहीं हुआ है, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और पार्टी के पक्ष में ही मत करने वाला है। लेकिन ब्राह्मण वोटर्स पर एक तरफ मायावती भी घात लगाए हैं। उनका भी मानना है कि आने वाले दिनों में जो ब्राह्मण हैं वो बसपा का साथ देंगे। तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक ये बसपा का साथ दे सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो देखिए, ये एक बार चल गया, एक बार लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, 2 बार बनाया जा सकता है, बार बार मूर्ख बना करके वोट अपने पक्ष में नहीं कराया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ब्राह्मण समाज में मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे होते हैं और बहुत सूझबूझ से काम लेते हैं। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि ये सब चीज़ें इन लोगों की निरर्थक हैं, सारे प्रयास इनके व्यर्थ होंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ में पूरी तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी के किसी जाति को लेकर के ही राजनीति नहीं करती है, वो राष्ट्रवाद की विषय को लेकर के राजनीति करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पिछले 5 साल का जो काल बहुत अच्छे तरीके से बीता, दोबारा देश की जनता ने फिर से उनको पूर्ण बहुमत की सरकार दिया और अभी भी निरंतर जिस प्रकार से जो बड़े बड़े काम उन्होंने किए, देश का एक एक समाज का वर्ग, जितने भी समाज के वर्ग हैं, वो सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में मजबूती के साथ में खड़े हुए हैं। आपका कहना है कि सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन विपक्षी दल हैं, उनका ये कहना है कि सरकार ने सिर्फ ब्रांडिंग की है पिछले 4 सालों में। तो क्या आपको लगता है कि जो ये आरोप है कि ब्रांडिंग पे काम किया है, जो ज़मीनी लेवल पे जो काम होना चाहिए था, जैसे महंगाई का मुद्दा है या बेरोज़गारी का मुद्दा है, उस पे काम नहीं हुए, आप क्या तर्क देंगे? कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो विपक्ष के पास अब कुछ मुद्दा नहीं बचा है तो ब्रांडिंग को लेकर के लगे हुए हैं। इन सब निरर्थक बातों का कोई फ़ायदा नहीं है इन लोगों को। जब इनको अवसर मिला तो इन लोगों ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठाएं पार करी, जिसके कारण आज आप देखते होंगे विपक्ष सड़कों पे भी नहीं उतरने की सामर्थ्य रखता है। उसका कारण ये है कि इन सब के खिलाफ इतने केसेस ऑलरेडी पहले से हो चुके हैं और ये सब अपने ही जालों में उलझे हुए लोग हैं। और जिस प्रकार से इन लोगों ने पूर्व की सरकारों में जो ये लोग बैठे हुए थे, जिस तरीके से बड़े बड़े घोटाले किए हैं, तो ये लोगों का चेहरा भी ऐसा नहीं है कि ये आकर के भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सकें। और कुछ नहीं मिल रहा है उनको तो ये ब्रांडिंग की बात को फैलाने की बात कर रहे हैं। इन सब बातों में कुछ होने वाला नहीं है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी और पूर्ण बहुमत की आएगी, मैं पूर्ण विश्वास के साथ में कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं सड़कों पे उतरने का सामर्थ्य नहीं है या हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो आपका इशारा किसकी तरफ है? समाजवादी पार्टी की तरफ है या बसपा की तरफ है? किस दल को आप अपने टारगेट पे इस वक्त ले रहे हैं? देखिए, बसपा तो सड़कों पे उतर के कभी आती ही नहीं है। आज तक का मेरे जानकारी ध्यान में नहीं है कि बसपा ने सड़क पे उतर के कोई आंदोलन या प्रदर्शन कभी किया हो। और सपा के लोग ज़रूर है सड़कों पे उतर के और पूरी गुंडागर्दी करते रहे हैं, आकर के कभी किसी कार्यालय पे हमला कर देना, कहीं पर कुछ भी उपद्रव कर देना, पत्थरबाजी कर देना, दंगे करा देना। तो ये सामर्थ्य भी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार में कुछ लोगों ने, कुछ उपद्रवी तत्वों ने जिस प्रकार से शुरुआती दौर में कुछ इस तरीके के कृत्य करने का दुस्साहस किया था, तो उनकी संपत्तियों को कुर्क करके जो सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ था उसका हर्जाना भरवाना पड़ा, उनको हर्जाना भरना पड़ा। तो उसके बाद से दोबारा इन लोगों की ये सामर्थ्य नहीं हो पाई कि आकर के सड़कों पर उतर करके और ये गुंडागर्दी कर सकें, क्योंकि गुंडागर्दी के लिए उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं है, कोई स्थान नहीं है। लेकिन ये दावा अब समाजवादी पार्टी कर रही है कि इस बार उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है, उनके पास सीटें आने वाली हैं इतनी कि वो सरकार बना सकें, और अब धीरे धीरे करके साइकिल यात्राओं के दौर भी शुरू हो गए हैं। तो आपको लगता है कि इसका कितना असर पड़ेगा भाजपा के वोट बैंक? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि वो साइकिल रैली कर रहे हैं, उनकी साइकिल को पंचर करने के लिए शिवपाल जी बैठे हुए हैं और अपने घर के झगड़े ही पहले निपटा लें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए या उनका विरोध करने के लिए सोचें। अभी तो ये अपने घर में ही नहीं, घर के ही झगड़ों से ही नहीं उभर पा रहे हैं। उधर शिवपाल जी जो हैं अलग इनका विरोध का बिगुल बजाए हुए हैं। ये चाचा और भतीजे की जो लड़ाई चल रही है, इससे कुछ होएगा नहीं। ये लोग आपस में इसी तरह लड़ते रहेंगे और सरकार भारतीय जनता पार्टी की फिर से। आपने केरल और बंगाल के चुनाव में भी बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है, तो हम जानना चाहेंगे किस तरह का आपका अनुभव रहा है वो, और
ऐसे कुछ आपको अनुभव हुए जो आने वाले आपके राजनीतिक जो सफ़र है उसमें किसी तरह आपके आगे काम आ सकते? देखिए, इस दौरान जब मुझे राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व मिला तो मुझे इन तमाम राज्यों में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा था, उन लोगों के बीच में जाने का अवसर मिला और उनका जो समर्पण था पार्टी के प्रति वो बहुत अद्भुत रहा है। मैं कन्नूर ज़िले के एक परिवार में गया जहाँ पर एक माताजी मिली थी। उस दौरान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे और उन्होंने पदयात्रा का कार्यक्रम किया हुआ था। तो वो अपने घर से एक बच्चे को लेकर के आई थी और उन्होंने अमित भाई के हाथ में उनका हाथ, बच्चे का हाथ दे करके बोला, आप मलयालम में ही बोला कि यही मेरे पास बचा है इस पार्टी को देने के लिए। तो मैंने अपने मित्र से पूछा जो कि केरल का प्रदेश अध्यक्ष था, तो उसने बताया कि भाई साहब, इनकी पिताजी की, इनके ससुर की, इनके पति की, इनके देवर की और इनके बेटों की हत्या कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने करी है और सबसे पहली हत्या जो हुई है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा कराई गई थी। और तब से लेके उस परिवार ने इतना बड़ा बलिदान दिया और आज छोटा सा बच्चा जो था उसको भी उन्होंने पार्टी के लिए समर्पित कर देने के लिए आगे कदम बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से समर्पित कार्यकर्ता मुझे नहीं लगता किसी भी पार्टी के पास में होंगे कि जो इतना बड़ा बलिदान जो है अपने परिवार के इतने लोगों के मर जाने के बाद भी, उनकी हत्या हो जाने के बाद भी उसी पार्टी के साथ मजबूती से डटे हुए हैं। ऐसे तमाम उदाहरण मुझे पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिले। बहुत सारी जगहों पर ऐसे ऐसे लोग मिले, कार्यकर्ताओं के परिवारों में जाना हुआ जिनके बच्चे 5-5, 6-6 साल से जेलों में बंद हैं। ममता बनर्जी के विरुद्ध उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, उसमें तमाम इस प्रकार के आपराधिक मुकदमे लगा लगा कर उनको जेलों में सड़ा दिया गया। आज भी वो सब जेलों में ही बंद हैं। तमाम पार्टी, हमारी पार्टी के लोग उनको छुड़ाने का काम करती है, निकालती है, वो फिर दूसरे केस में बंद करवा देती है। तो इस प्रकार से, लेकिन उनकी निष्ठा जो है पार्टी के प्रति एकदम अटूट है और वो कहीं ना कहीं इस विधानसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल में एक बड़ी संख्या में जो हमारी सीटें उभर के आईं। और मैं ये मेरा मानना है कि आगे आज नहीं तो आगे आने वाली समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी बंगाल में भी बनेगी, केरल में भी बनेगी और वोट प्रतिशत जो है हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ा है। वहाँ पर लोगों का विश्वास हमारे प्रति बढ़ा है और उसी विश्वास के दम पर मैं भी पूरा दम्भ भरता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और इस चीज़ को मैं जीवन पर्यंत नहीं भूलना चाहूँगा कभी कि जिस पार्टी ने मुझे भी इतना बड़ा अवसर दिया कि देश भर में इस प्रकार के लोगों से मिलने का, अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर मिला, उस चीज़ को मैं कभी नहीं अपने स्मरण से निकाल सकता हूँ कि वो अपने आप में बड़ा अद्भुत रहा। मैं बहुत ऐसे ऐसे क्रांतिकारी परिवारों में मिला हूँ कि बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन बहुत अद्भुत था वो मेरे लिए। मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। तो 2022 में क्या प्रेडिक्शन है आपकी? 2022 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है? शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। बहुत शानदार प्रदर्शन होगा और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ये मैं आपको आज बोल रहा हूँ और ये बात आप तब तक का रिकॉर्ड पे भी आपके रहेगा ही, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बड़े विश्वास के साथ में, और मेरा विश्वास कभी टूटता नहीं है, तो मैं विश्वास के साथ में कह रहा हूँ कि 22 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः बनेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिजात जी। तो ये थे अभिजात जी जिन्होंने हमसे करी बेबाक बात और हमें बताया कि किस तरह से आने वाले चुनाव में इनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बहुमत में आएगी और इसमें युवाओं की एक अहम भूमिका होगी। तो आज के बेबाक बात में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।